अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। स्टूडेंट्स, आज हम बायो क्लास 11 चैप्टर नंबर 13 टॉपिक नंबर 3 डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। द प्रोसेस ऑफ सेल्फ सेंसिस ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल इज कॉल्ड डीएनए रेप्लिकेशन। कह रहे हैं बच्चों, डीएनए मॉलिक्यूल का जो सेल्फ सेंसिस का प्रोसेस होता है उसको हम कहते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। The process occur only once in S phase during life cycle of cell। कह रहे बच्चों, ये जो प्रोसेस कौन सी फेज में होता है? सेल साइकिल की एस फेज में। The molecule of DNA which is replicated is called parent DNA while the molecules produced are called daughter DNA। कह रहे बच्चों, वो मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए जिसने रेप्लिकेट होना होता है उसको हम पेरेंट डीएनए कहेंगे, और जो मॉलिक्यूल इस प्रोसेस से प्रोड्यूस होगा उसको हम कहेंगे डॉटर डीएनए। अ पेरेंट डीएनए मॉलिक्यूल आफ्टर रेप्लिकेशन गिव राइज टू डॉटर डीएनए। यानी एक पेरेंट डीएनए मॉलिक्यूल रेप्लिकेशन के बाद हमें टू डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल्स देता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास बच्चों मॉडल्स ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। हाउ डुप्लेक्स कैन रेप्लिकेट। क्या है कि डीएनए डुप्लेक्स है जो रेप्लिकेट कैसे करता है? साइंटिस्ट ट्राई टू फाइंड द आंसर ऑफ दिस आफ्टर डिस्कवरी ऑफ डीएनए स्ट्रक्चर। कह रहे बच्चों, साइंटिस्ट ने इस बात का आंसर ढूंढना स्टार्ट किया जब डीएनए का स्ट्रक्चर डिस्कवर हुआ। अवर ऑल थ्री डिफरेंट मॉडल्स टू एक्सप्लेन रेप्लिकेशन प्रोसेस वर प्रेजेंटेड। कह रहे ओवरऑल बच्चों तीन मॉडल्स प्रेजेंट किए गए जो एक्सप्लेन करते थे डीएनए रेप्लिकेशन को। वो थ्री मॉडल्स कौन कौन से थे? सेमी कंजर्वेटिव मॉडल, कंजर्वेटिव मॉडल एंड डिस्पर्सिव मॉडल। फर्स्ट वन इज सेमी कंजर्वेटिव मॉडल। According to this model, two parental DNA strands separate and each of these strands then serve as template for synthesis of new DNA strand। यार बच्चों, इस मॉडल के अकॉर्डिंग दो जो पेरेंटल डीएनए के स्ट्रैंड है ना वो सेपरेट होंगे, और दोनों जो स्ट्रैंड है वो टेम्पलेट के तौर पे काम करेंगे फॉर सिंथेसिस ऑफ न्यू डीएनए स्ट्रैंड। द रिजल्ट इज टू डीएनए डबल हेलिसेस बोथ ऑफ व्हिच कंसिस्ट ऑफ वन पेरेंटल एंड वन न्यू स्ट्रैंड। कह रहा है इससे हमारे पास क्या होगा कि जो हमारे पास दो टेम्पलेट स्ट्रैंड है उनके सामने एक स्ट्रैंड और बनेगा। ठीक है, और दो वो आपस में ट्विस्ट होके दो डीएनए मॉलिक्यूल्स बना लेंगे, जिसमें से हमारे पास दोनों में क्या होगा, दोनों डीएनए मॉलिक्यूल्स जो हमारे पास आएंगे दोनों में एक पेरेंटल स्ट्रैंड होगा और एक न्यू स्ट्रैंड होगा। नेक्स्ट हमारे पास कंजर्वेटिव मॉडल। द मॉडल स्टेट दैट आफ्टर एप्लीकेशन अकर्ड one daughter molecule contain both parental DNA and other daughter molecule contain DNA strand of newly synthesized material। कह रहा है बच्चों, कंजर्वेटिव मॉडल में वो कहता है कि जब जीन एप्लीकेशन हो जाएगी तो हमारे पास जो दो डाटा मॉलिक्यूल आएंगे, एक के अंदर दोनों पेरेंटल वाले स्ट्रैंड्स होंगे डीएनए स्ट्रैंड्स, एक में दोनों न्यू वाले स्ट्रैंड्स होंगे। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं कंजर्वेटिव मॉडल। जबकि सेमी कंजर्वेटिव में क्या हुआ था कि दोनों जो हमारे पास डीएनए मॉलिक्यूल आए थे दोनों में एक पेरेंटल स्ट्रैंड था और एक न्यू स्ट्रैंड था, तो इसलिए इसको सेमी कंजर्वेटिव कहा था। नेक्स्ट हमारे पास डिस्पर्सिव मॉडल। दिस मॉडल एक्सप्लेन ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन parental DNA molecule is dispersed into nucleotide, then these nucleotide combine together with new nucleotide to form two new daughter molecules। क्या है बच्चों, ये मॉडल कहता है कि ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन जो पेरेंटल डीएनए होता है वो डिस्पर्स्ड हो जाता है अपने न्यूक्लियोटाइड्स में। ठीक है, फिर ये जो न्यूक्लियोटाइड्स है कंबाइन कर जाते हैं न्यू न्यूक्लियोटाइड्स के साथ टू फॉर्म टू न्यू डॉटर मॉलिक्यूल्स। ये अगर आप देखें नीचे हमें फिगर दी हुई है 13.6 मॉडल्स ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, तीनों मॉडल्स शो किए हुए। सेमी कंजर्वेटिव मॉडल एंड डिस्पर्सिव मॉडल। देखिए सेमी कंजर्वेटिव में क्या हो रहा है, जरा गौर करें। पेरेंटल जो हमारे पास डीएनए था उसके दो स्ट्रैंड थे, दोनों सेपरेट हो गए, दोनों के साथ साथ एक नया स्ट्रैंड बन गया। तो एक पेरेंटल स्ट्रैंड और एक न्यू स्ट्रैंड ने ट्विस्ट होके क्या बना लिया, एक डीएनए मॉलिक्यूल बना लिया। ठीक है, तो ये था सेमी कंजर्वेटिव। अगर आप बात करें कंजर्वेटिव मॉडल में क्या होता है कि पेरेंटल स्ट्रैंड है सेग्रीगेट हुआ, दो का हमारे पास दो न्यू स्ट्रैंड बने, लेकिन जब कंबाइन हुए दोनों जो पेरेंटल स्ट्रैंड है वो कंबाइन होकर उन्होंने एक मॉलिक्यूल बनाया, और दोनों जो न्यू स्ट्रैंड है उन्होंने कंबाइन होकर एक मॉलिक्यूल बनाया। तो ये था कंजर्वेटिव मॉडल। जब अगर हम डिस्पर्सिव मॉडल की बात करें तो जो हमारे पास पेरेंटल स्ट्रैंड थे वो न्यूक्लियोटाइड्स में डिस्पर्स हो गए, फिर न्यू न्यूक्लियोटाइड्स भी और जो पेरेंटल न्यूक्लियोटाइड्स थे उन्होंने मिलके हमारे पास दो डीएनए मॉलिक्यूल्स बना लिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास बच्चों बेजल्सन एंड स्टाल एक्सपेरिमेंट।
The three models of DNA replication were evaluated by Matthew Michelson and Franklin Stahl of California Institute of Technology in 1958. Later on, they were awarded Nobel Prize. In this experiment, it was concluded finally that replication of DNA occurs according to semi-conservative model. कह रहे बच्चों ये जो थ्री मॉडल्स ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन थे इनको एवेल्युएट किया एनालाइज किया किस किसने मैथ्यू मिजेल्सन एंड फ्रैंकलिन स्टाल ने 1958 में ठीक है और इस काम के लिए उन्हें नोबेल प्राइज भी दिया गया अच्छा इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट से प्रूफ क्या किया कि जो तीनों मॉडल्स थे इनको एनालाइज किया और उन्होंने कंक्लूड किया कि जो डीएनए की रेप्लिकेशन है वो एक्चुअली सेमी कंजर्वेटिव मॉडल से होती है ठीक है मतलब इससे पहले थ्री डिफरेंट मॉडल्स प्रेजेंट किए गए कि डीएनए रेप्लिकेशन अंदर सेमी कंजर्वेटिव से होती है कंजर्वेटिव से भी होती है या डिस्पर्सिव से फिर इन्होंने क्या किया बिजनेसर ने स्टाल एक्सपेरिमेंट से प्रूव किया कि जो डीएनए की रेप्लिकेशन है बच्चों वो सेमी कंजर्वेटिव मॉडल से होती है देखते हैं अब इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया और कैसे प्रूव किया they grew bacteria in medium containing heavy isotope of nitrogen nitrogen 15 which became incorporated into bases of bacterial DNA इन्होंने किया क्या कि बैक्टीरिया को एक ग्रो कराया ऐसे मीडियम में जिसमें हैवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट थी नाइट्रोजन 15 जो कि इनकॉर्पोरेट होगी उनकी बेसिस के अंदर आफ्टर सेवरल जनरेशन बैक्टीरिया वाज शिफ्टेड टू थ्री सेपरेट प्लेट कुछ जनरेशन के बाद जब वो मल्टीप्लाई होते रहे बैक्टीरिया उसके बाद क्या किया गया कि बैक्टीरिया को शिफ्ट कर दिया गया थ्री प्लेट्स में ठीक है विच वर ऑलरेडी पोर्ड विद मीडियम कंटेनिंग नाइट्रोजन 15 और उन प्लेट्स के अंदर पहले से नाइट्रोजन 14 प्रेजेंट था ठीक है फिर क्या हुआ three DNA samples were taken from bacteria shifted from nitrogen 15 medium to nitrogen 14 medium तीन डीएनए के सैंपल्स लिए गए उन बैक्टीरिया से जिनको शिफ्ट किया गया था नाइट्रोजन 15 मीडियम से नाइट्रोजन 14 मीडियम पे फर्स्ट सैंपल वाज ऑब्टेन्ड फ्रॉम फर्स्ट प्लेट जस्ट आफ्टर ट्रांसफर ऑफ कल्चर कॉल्ड सैंपल एट 0 मिनट अच्छा बच्चों जो हमने तीन डीएनए के सैंपल्स लिए ना उनमें डिफरेंस क्या था उनमें डिफरेंस है सिर्फ टाइप का कि हमने कितने टाइप लिया जो पहला हमने सैंपल लिया ना डीएनए का और वो पहली प्लेट से लिया है वो हमने फौरन जो ही हमने ट्रांसफर किया था ना वो नाइट्रोजन 15 मीडियम से नाइट्रोजन 14 वाले मीडियम में प्लेट्स में जब हम उसको फौरन ले लिया हमने उसमें से डीएनए ठीक है यानी सैंपल हमने ले लिया 0 मिनट पे ठीक है 0 मिनट ऑफ ट्रांसफर सेकंड सैंपल वाज टेकन फ्रॉम सेकंड प्लेट आफ्टर 20 मिनट्स जो सेकंड सैंपल लिया गया डीएनए का वो लिया गया दूसरी प्लेट में से और वो 20 मिनट बाद लिया गया ठीक है जब आपने ट्रांसफर किया उस प्लेट में उसके 20 मिनट बाद third sample at 20 minutes. A third sample was taken from third plate after another 20 minute called sample at 40 minutes. और जो थर्ड डीएनए सैंपल था वो तीसरी मिनट में से लिया गया वो और 20 मिनट बाद लिया गया ठीक है यानी जो पहला हमने वो 0 मिनट में ले लिया था दूसरा हमने 20 मिनट बाद लिया जो तीसरा उस और 20 मिनट बाद लिया ठीक है In addition to these, a control sample was also taken from bacteria which were grown separately nitrogen 14 million. इसके अलावा एक कंट्रोल के तौर पे उस बैक्टीरिया का सैंपल भी ले लिया गया डीएनए सैंपल जिसको हमने सिर्फ नाइट्रोजन 14 मीडियम पे ग्रो करवाया था ठीक है अब हमारे पास चार डीएनए सैंपल्स आ गए The DNA samples were dissolved in cesium chloride solution and then spun at very high speed in ultracentrifuge for many hours. कह रहा कि ये जो डीएनए सैंपल्स थे हमने कलेक्ट किए इनको पहले डिसॉल्व किया गया CaCl सीजियम क्लोराइड सॉल्यूशन में फिर इनको वेरी हाई स्पीड में अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज किया गया कई घंटे के लिए सीजियम क्लोराइड आइस टेंड टू पुश बाय सेंट्रीफ्यूजल फोर्स टुवर्ड बॉटम ultimately a gradient of cesium and chloride ions was established in the tube molecules of DNA were settled down and formed sediments to the level of their appropriate density in the test tube जब आपने सेंट्रीफ्यूज किया तो जो डीएनए के मॉलिक्यूल्स हमारे पास प्रेजेंट थे जो डीएनए ट्यूब्स में टेस्ट ट्यूब्स में जब आप उनको हाई स्पीड में सेंट्रीफ्यूज किया तो जो डीएनए के मॉलिक्यूल्स थे वो सेटल हो गए ठीक है और डिफरेंट लेवल्स बना दिए अकॉर्डिंग टू देयर डेंसिटी टेस्ट ट्यूब ठीक है अपनी डेंसिटीज के हिसाब से टेस्ट ट्यूब में क्या हो गया सेटल हो गए डीएनए अब हम देखेंगे कि वो कहाँ पे उन्होंने सेटल हुए कहाँ पे उन्होंने लेयर बनाई ठीक है DNA of control sample appeared lightest as it formed sediment at the top of test tube. कह रहा बच्चों जो कंट्रोल सैंपल का डीएनए था
देखा गया कि वो लाइटेस्ट है, यानी वो सबसे हल्का है, क्योंकि उसने जो सेडिमेंट बनाया था वो टेस्ट ट्यूब के टॉप पे बनाया था, ठीक है। यानी सेंट्रीफ्यूज करने के बाद देखा कि जिसमें कंट्रोल सैंपल वाले का डीएनए, कंट्रोल सैंपल को था ऐसे बैक्टीरिया का डीएनए जिसको हमने सिर्फ नाइट्रोजन 14 मीडियम में ग्रो करवाया था। तो उसका जो डीएनए था वो क्योंकि उसने लेयर बना ली थी टॉप ऑफ टेस्ट ट्यूब, ठीक है, तो इसका मतलब वो लाइटेस्ट था, यानी सबसे हल्का था। while DNA of sample at 0 minute appeared heaviest as it formed sediment at the bottom of test tube, जबकि जो सैंपल हमने 0 मिनट पे लिया था यानी ट्रांसफर करने के फौरन साथ ही उसका जो वो सबसे हैवीएस्ट था, क्योंकि उसने जो सेडिमेंट बनाया था वो बॉटम पे बनाया था टेस्ट ट्यूब के। डीएनए ऑफ सैंपल एट 20 मिनट formed sediment intermediate level that of control at sample at 0 minute। अब जो सैंपल एट 0 मिनट था, ठीक है, डीएनए सैंपल जो हमने 20 मिनट्स में लिया था, उसने सेडिमेंट किधर बनाया, उसने बनाया इंटरमीडिएट लेवल पे बनाया, कंट्रोल सैंपल और सैंपल एट 0 मिनट के दरमियान में, ठीक है, क्योंकि जो हमारे पास कंट्रोल वाले का था उसने टॉप पे बनाया था और सैंपल एट 0 मिनट ने बॉटम पे बनाया था, तो इसने इंटरमीडिएट उनके दरमियान में बनाया लेयर, ठीक है। फिर सैंपल एट 40 मिनट हैड टू सेडिमेंट, जबकि देखा गया कि जो 40 सैंपल हमने 40 मिनट्स में लिया गया था उसने दो सेडिमेंट्स बनाए हैं, वन एट टॉप अदर एट इंटरमीडिएट लेवल, एक उसने टॉप पे बनाया एक इंटरमीडिएट लेवल। अब ये जो हमारे पास सेडिमेंट डिफरेंट सेडिमेंट्स आए, डिफरेंस आया सेडिमेंट्स में, इससे क्या कंक्लूड किया इस बिजल्सल ने स्टाल ने, वो आप देखते हैं। बिजल्सल एट स्टाल interpret results as it follow. DNF control sample appeared lightest because it had more strand of nitrogen 14। उन्होंने ये इंटरप्रेट किया कि जो कंट्रोल सैंपल का डीएनए था वो सबसे लाइटेस्ट इसलिए था क्योंकि उसको हमने सिर्फ नाइट्रोजन 14 मीडियम में ग्रो कराया था, इसलिए उसके जो दोनों स्टैंड थे वो किसको कौन से थे, नाइट्रोजन 14 के थे, ठीक है। नेक्स्ट उन्होंने कहा कि डीएनए जो एफ सैंपल एट 0 मिनट इसलिए हैवीएस्ट है बिकॉज इट हैज बोथ स्टैंड ऑफ नाइट्रोजन 15। कह रहा है कि उसके क्योंकि जो दोनों डीएनए स्टैंड थे वो नाइट्रोजन 15 के थे, क्योंकि उसको हमने अभी नाइट्रोजन 15 से एम में ग्रो करवाया था, मीडियम में अभी 14 में शिफ्ट किया था, तो फॉरन ही हमने ले लिया था, ठीक है। अभी नाइट्रोजन 14 उसके डीएनए का पार्ट नहीं बना था, तो उसके दोनों स्टैंड नाइट्रोजन 15 के थे। बट आफ्टर फर्स्ट राउंड ऑफ रेप्लिकेशन ईच डॉटर duplex was a hybrid possessing one strand of nitrogen 14 and one of nitrogen 15, so it formed sediment at intermediate level। बट उसने कहा कि जब फर्स्ट राउंड ऑफ रेप्लिकेशन हुआ, क्योंकि बैक्टीरिया जो है 20 राउंड मिनट्स में अपनी रेप्लिकेशन कंप्लीट करते हैं, ठीक है, तो कह रहा है कि जब 20 मिनट्स बाद रेप्लिकेशन कंप्लीट हुई तो जो हमारे पास जो डाटा थे डुप्लेक्स था उनके अंदर वो हाइब्रिड थे, यानी उनके अंदर एक स्ट्रैंड नाइट्रोजन 14 का था, एक जो नाइट्रोजन 15 का था, ठीक है, इसलिए उन्होंने जो सेडिमेंट बनाया इंटरमीडिएट लेवल पे। When this hybrid duplex replicated in second round of replication, it contributed nitrogen 15 strand to form another hybrid duplex at N14 to form a line duplex containing both nitrogen 14 strand. That is why the sample formed two segments। फिर कहता है कि जो सैंपल एट 40 मिनट था उसमें क्या हुआ कि ये जो 20 मिनट्स में एक हमारे पास हाइब्रिड डुप्लेक्स बन गया था, क्योंकि उसमें एक नाइट्रोजन 14 का था एक नाइट्रोजन 15 का था। कहता है जब उसने 20 मिनट्स बाद अगेन एप्लीकेशन की तो उसने एक स्टैंड दिया नाइट्रोजन 15 का, क्योंकि अब इसके पास जो हमारे पास ऑलरेडी है उनके पास एक नाइट्रोजन 15 का स्टैंड है एक नाइट्रोजन 14 का, ये दोनों सेपरेट हो जाएंगे। तो कह रहा है एक स्टैंड नाइट्रोजन 15 है वो नाइट्रोजन 14 के साथ मिलकर एक डुप्लेक्स बना लेगा, और इसके अलावा एक जो नाइट्रोजन 14 है वो नाइट्रोजन 14 के साथ बना के एक 14 वाले स्टैंड बना लेगा, दोनों लाइटेस्ट डुप्लेक्स, ठीक है। इसलिए इसके कह रहे हैं सैंपल के दो सेडिमेंट्स बने, ठीक है। On the basis of above mentioned result, they claim that डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव। इस रिजल्ट्स की बेस के ऊपर उन्होंने क्लेम किया कि डीएनए रेप्लिकेशन किस मॉडल के थ्रू होती है, सेमी कंजर्वेटिव, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास बच्चों मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन के डीएनए रेप्लिकेशन का मैकेनिज्म क्या है, कैसे होती है। Although DNA replication continuous process, but here we going to discuss in different phases for the sake of convenience। कह रहा है दो जो डीएनए एप्लीकेशन है कंटिन्यूस प्रोसेस है, लेकिन यहाँ पे हम इसको कुछ फेजेस में डिस्कस करेंगे कन्वीनियंस के लिए, आसानी के लिए। फर्स्ट वन इज इनिशिएशन फेज। द इनिशिएशन फेज characterized by formation of replication bubble and replication fork which are formed at particular site called origin of replication site।
क्या है बच्चों, फर्स्ट फेज में क्या होता है कि सबसे पहले हमारे पास रेप्लिकेशन बबल और रेप्लिकेशन फॉग बनता है, और वो कहाँ पे बनते हैं, जिस जगह पे बनते हैं उसको हम कहते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन. इट इज अ स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स लाइक लेंथ ऑफ डीएनए फ्रॉम वेयर प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन बिगन. कह रहा है बच्चों ये एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है न्यूक्लियोटाइड्स का जहां से रेप्लिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है. इन यूकैरियोटिक डीएनए there may be more than one origin of replication site, but in prokaryotic DNA there is only one origin of replication. कह रहा है बच्चों यूकैरियोट्स के अंदर एक से ज्यादा ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट्स हो सकती है, लेकिन प्रोकैरियोट्स के अंदर सिर्फ एक ही ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है. ठीक है, ये अगर आप साइड में देखें फिगर 13.9 में ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन बबल एंड रेप्लिकेशन फॉग शो किया है. Replication bubble is formed when DNA helicase and DNA glycase enzyme work at origin of replication. DNA helicase open the turn of DNA duplex by causing breakdown of base pairs of DNA so that two strands of DNA can be separated. यार बच्चों रेप्लिकेशन बबल का बनता है कि दो एंजाइम से हमारे पास डीएनए हेलिकेज, डीएनए ग्लाइकेज, जब वो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पे अपना काम स्टार्ट करेंगे. डीएनए हेलिकेज क्या करता है कि जो डीएनए डुप्लेक्स है उसको ऊपर कर देता है. ठीक है, क्योंकि वो ट्विस्टेड होता है तो ये उसको ऊपर कर देता है चेन को. ठीक है, डीएनए की जो चेन जो ट्विस्टेड उनको ऊपर कर देता है. ये कैसे करता है, ब्रेक कर देता है बेस पेयर्स को, so that two strands can be separated. DNA glycase works slightly ahead DNA helicase and facilitate in unwinding of DNA duplex by reducing tension creating during unwinding process. कह रहे जो DNA glycase एंजाइम है ये थोड़ा सा DNA हेलिकेज के अहेड आगे काम कर रहा है, और ये किस में हेल्प करता है, अनवाइंडिंग में हेल्प करता है. ड्यू टू एक्शन ऑफ दीज टू एंजाइम द टू स्ट्रैंड ऑफ DNA ग्रेजुअली सेपरेट फ्रॉम ईच अदर. कह रहा है कि इन दोनों एंजाइम्स की एक्शन की वजह से जो डीएनए के दो स्ट्रैंड है वो आस्ते आस्ते सेपरेट होना स्टार्ट हो जाते हैं एंड गिव अ बबल लाइक अपीयरेंस, और एक वो बबल लाइक अपीयरेंस बना लेते हैं जिसको हम रेप्लिकेशन बबल कहते हैं. आफ्टर ब्रेकडाउन ऑफ बेस पेयर the single strand of DNA are prevented to pair up again by specific protein called single stranded binding SSB proteins. यानी कि जब बेस पेयर्स ब्रेकडाउन हो जाते हैं तो जो सिंगल स्ट्रैंड्स बन के हमारे पास डीएनए के उनको प्रिवेंट किया जाता है कि वो दोबारा आपस में पेयर अप ना हो जाए स्पेसिफिक प्रोटीन्स की मदद से, जिनको हम कहते हैं सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन एसएसबी प्रोटीन. Both single strands of DNA will act as template strand in next phase and direct the sessions of daughter strand along themselves. कह रहा है ये जो डीएनए के दो स्ट्रैंड जो सेपरेट हुए ये अब टेम्पलेट के तौर पे काम करेंगे और इनके सामने दो डॉटर स्ट्रैंड्स बनेंगे. ई साइड ऑफ रेप्लिकेशन बबल इज नाउ टर्म्ड एज रेप्लिकेशन फॉग. कह रहा है रेप्लिकेशन बबल की तरह जो साइड है उसको हम क्या कहेंगे, ई साइड उसका बोलेंगे रेप्लिकेशन फॉग. नेक्स्ट इज पहली थी इनिशिएशन फेज, वो स्टार्ट होगी, इनिशिएशन होगी रेप्लिकेशन की. नेक्स्ट है हमारे पास एक्सटेंशन और पॉलीमराइजेशन फेज. एक्सटेंशन और पॉलीमराइजेशन इज फॉर्मेशन ऑफ डॉटर स्ट्रैंड्स. कह रहा है बच्चों जो एक्सटेंशन या पॉलीमराइजेशन है ये क्या है, ये फॉर्मेशन ऑफ डॉटर स्ट्रैंड्स है. हमारे पास टेम्पलेट से ना कि डीएनए सेपरेट हुआ तो उसकी जो दो स्ट्रैंड्स है उनको हम टेम्पलेट कहेंगे. अब उनके सामने कोरस्पोंडिंग न्यूक्लियोटाइड आके जुड़ते जाएंगे और दो डॉटर स्ट्रैंड्स बन जाएंगे. तो इसमें हमारे पास क्या हो गया कि डॉटर स्ट्रैंड्स बनेंगे. उन दो डॉटर स्ट्रैंड्स को हम कहेंगे लीडिंग और लैगिंग स्ट्रैंड. The daughter strands are actually synthesized by DNA polymerase enzyme. अब इन daughter strands को बनाता कौन सा enzyme है, DNA polymerase. This enzyme cannot work unless some nucleotides are arranged or template. For this purpose, primase enzyme is involved to arrange some RNA nucleotide or template strand. है बच्चों ये enzyme अपना वर्क तब तक नहीं स्टार्ट कर सकता जब तक कुछ न्यूक्लियोटाइड्स अरेंज ना हो टेम्पलेट के ऊपर. ठीक है, इस काम के लिए प्राइमेज एंजाइम क्या करता है, कुछ आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स को अरेंज कर देता है टेम्पलेट स्टैट के ऊपर. ठीक है, सच फ्रेगमेंट ऑफ फ्यू आरएनए न्यूक्लियोटाइड आर कॉल्ड प्राइमर. कह रहा है बच्चों ये जो शॉर्ट फ्रेगमेंट्स होते हैं आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स के जो किसके साथ अटैच होते हैं टेम्पलेट स्टैट के लिए साथ, इनको हम कहते हैं ये क्या है, प्राइमर्स है. स्टार्ट साइट फॉर एक्टिविटी ऑफ डीएनए पॉलीमरेज, और ये एक्ट करते हैं स्टार्ट साइट कि जहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज अपना काम जहाँ से स्टार्ट करता है. The primase and DNA helicase enzyme are found in form of complex called ribosome. क्या बच्चों ये जो प्राइमेज और हेलिकेज एंजाइम है
ये कम्प्लेक्स की फॉर्म में होते हैं जिसको हम कहते हैं प्राइमोसोम। आफ्टर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्राइमर्स सेंसिस ऑफ डॉटर स्टैट बिकम्स बाय डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। कह रहे बच्चों प्राइमर्स के बनने के बाद डॉटर स्टैट की जो सेंसिस है वो स्टार्ट हो जाती है बाय डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। देयर आर थ्री डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एंजाइम। कह रहा है इस एंजाइम की भी थ्री डिफरेंट फॉर्म्स होती है, डीएनए पॉलीमरेज 1, डीएनए पॉलीमरेज 2, डीएनए पॉलीमरेज 3। डीएनए पॉलीमरेज 1 क्या करता है, इट कैटालाइज रिप्लेसमेंट ऑफ आरएनए प्राइमर बाय डीएनए न्यूक्लियोटाइड इन टर्मिनेशन फेज of replication, so it provide a support to the DNA polymerase 3 in bare replication process। कह रहा है बच्चों जो डीएनए पॉलीमरेज 1 है ये क्या करता है कि जो आरएनए प्राइमर्स लगे थे ना रेप्लिकेशन को स्टार्ट करने के लिए डॉटर स्टेट की फॉर्मेशन को स्टार्ट करने के लिए ये इनको रेप्लिकेट कर देता है डीएनए न्यूक्लियोटाइड से, ठीक है, टर्मिनेशन फेज में जब रेप्लिकेशन को स्टॉप करना होता है। सेकेंड वन इज डीएनए पॉलीमरेज 2, it involved in repairing process of DNA damages during the lifetime cell। कह रहा है बच्चों ये क्या है, ये रिपेयरिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है, ठीक है, जो डीएनए डैमेजेस में जो डैमेजेस होते हैं उनको ये क्या करता है, रिपेयर करता है, ठीक है। नेक्स्ट इज डीएनए पॉलीमरेज 3, it is very enzyme which synthesizes daughter stats along template during application process। कह रहा है ये very enzyme है जो daughter stats को बनाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास mechanism of डीएनए पॉलीमरेज 3 एक्टिविटी। कह रहा है कि ये जो डीएनए पॉलीमरेज 3 है ये कैसे अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करता है, इसका मैकेनिज्म देखेंगे हम, ठीक है। डीएनए पॉलीमरेज 3 cannot initiate replication process, it can add a nucleotide or to only a pre-existing 3' OH group। बच्चों जो डीएनए पॉलीमरेज 3 है ना ये रेप्लिकेशन प्रोसेस को इनिशिएट या स्टार्ट नहीं कर सकता, ठीक है। कह रहा है कि ये सिर्फ न्यूक्लियोटाइड्स ऐड कर सकता है प्री एग्जिस्टिंग ओएच ग्रुप के ऊपर, देयरफॉर इट नीड अ प्राइमर टू परफॉर्म इट्स पॉलीमरेज एक्टिविटी। कह रहा है इसलिए इसको एक प्राइमर चाहिए होता है अपनी एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए। It always add nucleotide at 3' end of primer so the direction of replication become 5' to 3' end। कह रहा है बच्चों ये हमेशा जो न्यूक्लियोटाइड्स है ये ऐड करेगा 3' एंड ऑफ प्राइमर पे, ठीक है, तो ताकि जो रेप्लिकेशन की डायरेक्शन हो वो 5 टू 3' एंड हो। ये नीचे देखिए आपको एक फिगर शो होगी, फिगर 13.10 प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। नेक्स्ट हमारे पास one unit of DNA polymerase 3 work on template and continuously synthesize the data stat to a replication form। कह रहे बच्चों जो डीएनए पॉलीमरेज का 3 का एक यूनिट है वो कंटिन्यूसली टेम्पलेट स्टेट के ऊपर काम करेगा और कंटिन्यूसली एक डाटा स्टेट बनाएगा टुवर्ड्स रेप्लिकेशन फॉर्म। दिस कंटिन्यूसली ग्रोइंग डाटा स्टेट इज कॉल्ड लीडिंग स्टेट। ये जो कंटिन्यूसली ग्रोइंग डाटा स्टेट है जो 12 इसको हम कहेंगे लीडिंग स्टेट। द सेकंड यूनिट वर्क ऑन अदर टेम्पलेट, जो दूसरा यूनिट है वो दूसरे टेम्पलेट के ऊपर काम करेगा। इट सिंथेसाइजेस अनदर डाटा स्टेट अवे फ्रॉम रेप्लिकेशन फॉर्म। ये भी एक डाटा स्टेट बनाएगा लेकिन ये अवे फ्रॉम रेप्लिकेशन फॉर्म बनाएगा। As the two units are interlinked, so second unit is allowed to polymerize data stat up to a specific link। कह रहा बच्चों क्योंकि ये दोनों यूनिट आपस में लिंक होते हैं तो जो सेकंड यूनिट है उसको अलाउ किया जाता है कि वो डाटा सेट को बनाए सिर्फ एक स्पेसिफिक लेंथ तक। देन इट हैज टू जंप बैक 100 to 200 nucleotides in eukaryotes and 1000 to 2000 nucleotides in prokaryotes to a new primer to perform polymerization again। Therefore, this data stat grows discontinuously। कह रहा है कि जो दूसरा इसका जो हमारे पास यूनिट है डीएनए पॉलीमरेज का ये अब जब दूसरे स्टैंड पे काम कर रहा होगा क्योंकि वो आपस में लिंक है तो ये सिर्फ एक स्पेसिफिक लेंथ तक काम करेगा, देन स्टॉप हो जाएगा, देन दोबारा इसको प्राइमर चाहिए, फिर दोबारा ये क्या करेगा स्टैंड बनाना शुरू करेगा। कह रहा तो इसलिए ये जो स्टैंड है ये डिस्कंटिन्यूअसली बनता है, कंटिन्यूअसली नहीं बन रहा था, डिस्कंटिन्यूअस, ठीक है, एंड फॉर्म शॉर्ट फ्रेगमेंट्स बना लेता है जो कि इंटरप्ट हुए होते हैं प्राइमर से, यानी एक फ्रेगमेंट बनाया देन प्राइमर लगा देन फ्रेगमेंट देन प्राइमर, और इन फ्रेगमेंट्स को हम कहते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स, named after Japanese scientists who discovered them। ठीक है, ये जापानीज साइंटिस्ट की रैप के ऊपर है ये फ्रेगमेंट क्योंकि उसने उनको डिस्कवर किया था। दिस डिसकंटिन्यूअसली ग्रोइंग स्टैंड इज कॉल्ड लैगिंग स्टैंड। ये जो डिसकंटिन्यूअसली स्टैंड ग्रो हो रहा है इसको हम लैगिंग स्टैंड कहेंगे। वन ऑफ द डीएनए पॉलीमरेज 3
Some unit also possess ability to remove wrong nucleotide if it is added mistakenly. कह रहे हैं डीएनए polymerase 3 की ये भी ability है कि वो wrong nucleotides को भी remove कर दे अगर वो add हो गए mistakenly. This ability is called proofreading. नेक्स्ट है हमारे पास टर्मिनेशन फेज. पहले इनिशिएशन हुई, देन एक्सटेंशन हुई या पॉलीमराइजेशन हुई, लास्ट है हमारे पास टर्मिनेशन फेज. टर्मिनेशन फेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय रिप्लेसमेंट ऑफ RNA primers with DNA nucleotide by DNA polymerase 1 and resulting segments are joined by DNA ligase forming phosphodiester bond. क्या बच्चे टर्मिनेशन फेज में क्या होता है कि जो आरएनए प्राइमर्स है वो रिप्लेस हो जाते हैं डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स के साथ विद द हेल्प ऑफ डीएनए पॉलीमरेज 1 एंजाइम, और जो रिजल्टिंग सेगमेंट्स होते हैं हमारे पास वो जाहिर हो जाते हैं डीएनए लाइगेज के साथ और डिआईस्टर बॉन्ड बना लेते हैं. ये देखिए फिगर 13.11 ओवरव्यू ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन. नेक्स्ट हमारे पास डीएनए स्टेबिलिटी एंड वेरिएबिलिटी. डीएनए पॉलीमरेज 2 and 3 ensure DNA molecule remains stable. DNA sequences are conserved after numerous cell division. Mutation in base sequences can result from error during application. Thus, genetic variations are produced. Some DNA replication errors can cause breaks in DNA. This can lead to cancer. So, students, हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट हो चुका है. Hopefully आपको समझ आ गया होगा. If you have any doubt, you can ask in comment section. Please like, share and subscribe my YouTube channel. Thank you.